हेलो गाइस, मैं पीयूष आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसोसिएट लर्निंग पर। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन वेस्टर्न की। ठीक है, ये एक पेपर है जो कि हमारा एमएड में होता है। और सेमेस्टर्स की हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में ये पेपर आपका होगा। ठीक है, ये पुराने साल के पेपर्स हैं। कुछ बच्चों ने मुझे पेपर्स भेजे थे जिन्होंने बोला था मुझसे कि सर इन पेपर्स को थोड़ा सा डिस्कस कर दीजिए, हमें आंसर्स लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो आज हम इन सारे क्वेश्चंस को एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, ताकि आपको पेपर लिखने में कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम सेक्शन ए को उठाते हैं और सेक्शन ए के सारे क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फिलॉसफी इन वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, फिलॉसफी इन वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट। तो फिलॉसफी के दो कॉन्टेक्स्ट हैं, पहला है इंडियन कॉन्टेक्स्ट और दूसरा है वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, क्योंकि आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं और फर्स्ट सेमेस्टर में वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट है, तो हम उस कॉन्टेक्स्ट में चीज़ों को समझेंगे। फिलॉसफी की अगर हम बात करें तो फिलॉसफी का जो वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट है उसका मतलब होता है लव ऑफ विजडम, यानी बुद्धिमत्ता का प्यार। ठीक है, बुद्धि का प्यार यानी बुद्धि के लिए प्यार, इस तरीके से हम इसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें फिलॉसफी को वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट में तो एक चीज़ निकल करके आती है कि एक ऐसे जीवन जो कि सत्य की खोज में लगा रहे। ठीक है, इसका मेन फोकस जो होता है वो इंडिविजुअलिज्म पर होता है। इंडिविजुअलिज्म का मतलब, जब हम बात करते हैं वेस्टर्न फिलॉसफी की तो वेस्टर्न फिलॉसफी बात करती है व्यक्तिवाद की, एक व्यक्ति की बात की। दूसरा रैशनलिज्म की बात करती है कि हर एक चीज़ जो हम बात कह रहे हैं कर रहे हैं उसमें क्या होना चाहिए, तर्क होना चाहिए। और लास्ट में आता है हैप्पीनेस, क्योंकि जो हमारी फिलॉसफी है वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट में उसका सिंपल सा अर्थ ये है कि हमें अल्टीमेट रियलिटी क्या चाहिए, हैप्पीनेस। ठीक है, तो वेस्टर्न फिलॉसफी जो अगर हम बात करें फिलॉसफी के वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट की तो वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट बात करता है अल्टीमेट रियलिटी हैप्पीनेस की। ठीक है, तो वेस्टर्न फिलॉसफी इज अ डाइवर्स एंड कॉम्प्लेक्स ट्रेडिशन बट सम ऑफ इट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूड अ फोकस ऑफ ऑन रीजन, लॉजिक एंड क्रिटिकल थिंकिंग। लेकिन जो हमारी फ़िलॉसफ़ी है वेस्टर्न फ़िलॉसफ़ी वो एक मेजर फोकस रखती है अपना किस पे, रीजन्स पे। यानी कि जो भी आप किसी चीज़ के लिए रीजन दे रहे हैं वो सॉलिड होना चाहिए, कोई भी आप लॉजिक लगा रहे हैं वो अच्छा होना चाहिए, और साथ ही साथ ये बात करती है क्रिटिकल थिंकिंग की। ठीक है, इसका मेजर जो इम्फेसिस है वो किस चीज़ पर है, इंडिविजुअलिज्म पर है। ठीक है, साथ साथ रैशनैलिटी पर है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो ये है मीनिंग ऑफ फिलॉसफी इन वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्लैरिफाई वाइडर एंड नैरोअर मीनिंग ऑफ एजुकेशन। जब हम बीएड में थे तो हम सभी ने ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी कि जो हमारी एजुकेशन होती है उसका एक वाइडर कॉन्सेप्ट होता है और एक नैरोअर कॉन्सेप्ट होता है। वाइडर का मतलब होता है जब हम एजुकेशन को एक बड़े पैमाने पर चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, नैरोअर मीनिंग का मतलब होता है जब हम किसी चीज़ को बहुत ही संकुचित क्षेत्र में देखते हैं। तो एजुकेशन के दोनों ही मीनिंग होते हैं, एक नैरो मीनिंग भी होता है और एक वाइडर मीनिंग भी होता है, डिपेंड करता है पर्सपेक्टिव के और कॉन्टेक्स्ट पे। ठीक है, जब हम पर्सपेक्टिव अपना बदल देते हैं तो उस एजुकेशन का मीनिंग बदल जाता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें नैरोअर मीनिंग ऑफ एजुकेशन की तो इसमें आ जाता है ऐसी शिक्षा जो कि फॉर्मल हो। ठीक है, एक ऐसा फॉर्मल प्रोसेस जिसमें हम नॉलेज को एक्वायर करें, स्किल्स को एक्वायर करें, वैल्यूज़ को एक्वायर करें, एटीट्यूड को एक्वायर करें। ठीक है, एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में। तो जब जैसे कि स्कूल जाके हम शिक्षा लेते हैं तो ये क्या है, केवल शिक्षा लेना नहीं है वहाँ पर। ठीक है, लेकिन जब हम सिर्फ ये सोचते हैं कि स्कूल जाकर हम शिक्षा ले रहे हैं तो वो कैसा मीनिंग हो गया, नैरोअर मीनिंग हो गया। लेकिन अगर हम इसी चीज़ को वाइडर कॉन्सेप्ट में लेकर के जाएं तो हम देखेंगे कि वहाँ जाकर के हम केवल शिक्षा नहीं ले रहे हैं, वहाँ जाकर के हम वैल्यूज़ सीख रहे हैं, अपना ओवरऑल डेवलपमेंट कर रहे हैं। इससे क्या हुआ कि अब हमने अपना कॉन्टेक्स्ट बदल दिया, किस चीज़ में, अपने पूरे कॉन्टेक्स्ट को हमने वाइडर कर दिया। इसीलिए इसके दोनों ही मीनिंग होते हैं। ठीक है, नैरोअर मीनिंग में कुछ चीज़ें मैं बताता हूँ, जैसे एजुकेशन रेफर्स टू द फॉर्मल प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज एंड एटीट्यूड्स थ्रू स्ट्रक्चर्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड लर्निंग एनवायरनमेंट एंड सच एज स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ एंड अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। वही जो मैंने अभी बताया, जब आप किसी फॉर्मल जगह पर जाके शिक्षा लेने की बात कहते हैं तो ये एक नैरोअर मीनिंग हो जाता है। ठीक है, अगर हम नैरोअर सेंस की बात करें तो एजुकेशन इज ऑफन एसोसिएटेड विद द परस्यू ऑफ डिग्री, सर्टिफिकेट्स एंड क्वालिफिकेशन दैट डेमोन्स्ट्रेट प्रोफिशिएंसी इन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स और फील्ड्स। ठीक है, जब हम डिग्री की बात करते हैं, सर्टिफिकेट्स की बात करते हैं, क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं तो ये किस में आ जाता है, नैरोअर मीनिंग में आ जाता है। ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं वाइडर मीनिंग की तो वाइडर मीनिंग में क्या आ जाता है, वाइडर सेंस में हम बात करते हैं एजुकेशन encompasses a broader and more comprehensive set of experiences and learning opportunities that go beyond formal schooling। जब हम बात करते हैं
बियॉन्ड फॉर्मल स्कूलिंग की, यानी कि एक तरफ शिक्षा तो हमारी चल ही रही है, लेकिन हम बात कर रहे हैं किस चीज़ की, फॉर्मल एजुकेशन से बाहर की, यानी हम फॉर्मल एजुकेशन के अलावा चीज़ों में क्या सीख रहे हैं, अपना ओवरऑल डेवलपमेंट कर रहे हैं, लाइफ लॉन्ग लर्निंग हो रही है हमारी, ये सारी चीज़ों की जब हम बात करते हैं तो एजुकेशन का मीनिंग कैसा हो जाता है, वाइडर हो जाता है। यही चीज़ आपको इस क्वेश्चन में लिखनी थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ पीस एजुकेशन। सबसे पहले समझते हैं पीस एजुकेशन होता क्या है। तो पीस एजुकेशन एक प्रोसेस होता है जिससे हम वैल्यूज़ सीखते हैं, नॉलेज के बारे में सीखते हैं, एटीट्यूड, स्किल्स, बिहेवियर, इन सारी चीज़ों को हम एक्वायर करते हैं। यही होती है हमारी पीस एजुकेशन। ठीक है, ताकि क्या हो सके, हम हार्मनी के साथ में इस जीवन में, इस दुनिया में रह सकें। ठीक है, तो पीस एजुकेशन का मतलब क्या हुआ, एक ऐसी चीज़ों को एक्वायर करना जिससे हम पीसफुली इस पूरी दुनिया में रह सकें, ये होती है हमारी पीस एजुकेशन। अब बात करते हैं, it is a participatory holistic process that includes teaching for and about democracy। इस पूरे प्रोसेस में हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में सीखते हैं, जैसे कि डेमोक्रेसी हो गई, ह्यूमन राइट्स हो गए, नॉन वायलेंस हो गया, सोशल इश्यूज़ हो गए, सोशल इविल्स हो गए, डिफरेंट लॉज हो गए। ठीक है, इन सभी के बारे में हम सीखते हैं ताकि हम क्या कर सकें, पीसफुली रह सकें। अगर हमें अपने राइट्स पता होंगे तो हम उन राइट्स का इस्तेमाल करते हुए पीस को मेंटेन कर सकते हैं। अगर हम किसी चीज़ के लिए जैसे अगर हमें मान लो अपने राइट्स के बारे में पता है, ठीक है, तो कोई व्यक्ति अगर हमें परेशान कर रहा है तो हम उसके खिलाफ जा करके केस कर सकते हैं, उसके खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें बनती हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमें अपने बारे में पता ही नहीं है तो एक तो हम अपनी पीस, इंटरनल पीस और आउटर पीस, दोनों को ही हार्म पहुँचाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें लिखनी थी। पीस एजुकेशन मेनली बहुत सारी चीज़ों के साथ डील करती है। अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल लॉज के साथ डील करती है। ठीक है, इंटरनेशनल एजुकेशन के साथ डील करती है। जैसे कि अगर आप इंटरनेशनल चीज़ों की बात करेंगे तो ग्लोबलाइजेशन आ जाता है, इंटरनेशनल लॉज आ जाते हैं। ठीक है, इनके बारे में डील करती है। दूसरा अगर हम देखें तो डेवलपमेंटल एजुकेशन की बात करती है, जिसमें सोशल जस्टिस आता है। ठीक है, सोशल इविल्स आ जाती हैं, सोशल इविल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन जो हमारी एजुकेशन होती है उसकी भी बात हम पीस एजुकेशन के अंदर करते हैं। ठीक है, इसके अलावा एनवायरमेंटल एजुकेशन की बात हम इसमें करते हैं ताकि क्या हो सके, पीस एजुकेशन को मेंटेन किया जा सके। ठीक है, अगला है हमारा ह्यूमन राइट एजुकेशन। जो हमारे राइट्स हैं उन राइट्स के बारे में भी हमें पता होना चाहिए ताकि पीस को आसानी से मेंटेन किया जा सके। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा आपके। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच सब्जेक्ट शुड बी इंक्लूडेड इन द करिकुलम अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म। आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग हमें कौन से सब्जेक्ट्स को इंक्लूड करना चाहिए करिकुलम में। आइडियलिज्म क्या होता है पहले हम वो समझते हैं। आइडियलिज्म एक अप्रोच है जिसका सेंट्रल पॉइंट क्या है, आइडिया। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि आइडियलिज्म टोटली वर्क करता है किस पर, आइडियाज़ पर। अगर आपके पास अच्छे आइडियाज़ हैं तो आप अच्छी जगह जा सकते हैं। ठीक है, वो एक अल्टीमेट रियलिटी मानता है किसको, आइडियाज़ को। ठीक है, उसके लिए सब कुछ सत्य क्या है, आइडिया। आइडिया से ही निकल करके शब्द आया है जिसको हम आइडियलिज्म बोलते हैं। ठीक है, इट इज़ द सर्च फॉर ट्रुथ, ब्यूटी एंड जस्टिस। आइडियलिज्म एक्चुअल में क्या है, आइडियलिज्म बात करता है ट्रुथ की, ब्यूटी की और जस्टिस की, जो कि इसी की खोज में लगे हुए हैं। आगे हम देखते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट को इसमें इंक्लूड करना चाहिए। ठीक है, तो सब्जेक्ट जो इसमें इंक्लूड करने चाहिए या जो इसमें इंक्लूड होते हैं वो है लैंग्वेज, लिटरेचर, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, क्योंकि इन सभी के माध्यम से हम ट्रुथ तक पहुँच सकते हैं। तो जो सब्जेक्ट्स हम ट्रुथ के ज़्यादा नज़दीक ले जाते हैं वो सारे सब्जेक्ट्स करिकुलम का हिस्सा होंगे। ठीक है, जैसे कि हो गया मैथ्स एंड साइंस, ये भी इनको ऐड करना चाहिए जिससे क्या हो सके, ताकि हमारी जो ग्रोथ है उसको ये स्टिमुलेट कर सके। जो हमारा मेंटल लेवल है, इंटेलेक्चुअल लेवल है, मॉरल लेवल है, स्पिरिचुअल लेवल है, उन सारे चीज़ों को बढ़ाने के लिए ही सारे सब्जेक्ट्स इसमें ऐड किए जाएँ। ठीक है, फेथ और फिलॉसफी की बात खास तौर पर की जाती है कि फेथ, फिलॉसफी और एथिक्स को मेजरली इनकॉर्पोरेट किया जाए किसमें, एजुकेशन में। आइडियलिज्म ये मानता है। ठीक है, तो ये सारे सब्जेक्ट्स हो गए जिसे हम किस में ऐड कर सकते हैं, जिन्हें हम अपने करिकुलम में ऐड कर सकते हैं। और ये किसकी थिंकिंग है, आइडियलिज्म की। आपको जैसे कि पता होगा जितने भी वाद हैं, चाहे वो आइडियलिज्म हो, प्रैग्मेटिज्म हो, नेचुरलिज्म हो, सभी की शिक्षा की जो अवधारणाएं हैं वो अलग अलग हैं, करिकुलम का जो पार्ट है वो भी अलग अलग है। सभी जब अपने सब्जेक्ट्स को जोड़ने की बात करते हैं करिकुलम में तो उसके लिए वो अलग अलग तर्क देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू रूसो। रूसो के अकॉर्डिंग एजुकेशन का क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो चलिए हम इस चीज़ को भी समझते हैं कि रूसो ने कॉन्सेप्ट क्या बताया है। ठीक है, तो रूसो सबसे पहले बात करता है कि जो एजुकेशन है हमारा वो कैसा एक फिनोमिना है, नेचुरल फिनोमिना है। ठीक है, बच्चे के अंदर सारी ही चीज़ें इनहेरेंट पावर के रूप में मौजूद हैं और हमारा काम सिर्फ क्या है, एक टीचर का काम है उन सारी इनहेरेंट पावर्स को बाहर निकालना।
ठीक है। हमें वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ बच्चे को प्रोवाइड करनी चाहिए जिससे कि बच्चा अपने खुद के डेवलपमेंट को नेचुरली कर सके, ठीक है। हमें एक ऐसा वातावरण का निर्माण करना चाहिए जिससे कि बच्चा खुद से अपनी जो पावर्स हैं उनके बारे में जान सके, ठीक है। जैसे कि बात कर रहे थे हमारे विवेकानंद, वैसे ही बात करते हैं रूसो। रूसो एक नेचुरल इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं और आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट का इन्होंने विरोध किया है। जिस तरीके की एजुकेशन सिस्टम आज है, अगर आज रूसो होते तो वो उसके प्रबल विरोधी होते। क्यों? क्योंकि रूसो मानते हैं कि बच्चा जो नेचुरल कंडीशंस में सीख सकता है वो एक आर्टिफिशियल कंडीशन में नहीं सीख सकता, ठीक है। इसीलिए रूसो का जो मेजर फोकस है वो है नेचुरल कंडीशंस में सिखाने को लेकर के। अगला क्वेश्चन है हमारा, द मेंशन द मेन एस्पेक्ट ऑफ मेटाफिजिक्स, ठीक है। तत्व मीमांसा के प्रमुख पक्षों का उल्लेख कीजिए, ठीक है। तो अब हम इसको समझते हैं, मेटाफिजिक्स एक्चुअल में होती क्या है। मेटाफिजिक्स एक ऐसी ब्रांच है फिलॉसफी की जो बात करती है फंडामेंटल नेचर ऑफ रियलिटी की। एक्चुअल में इसका मेन क्वेश्चन जो मेटाफिजिक्स पूछता है सभी से वो है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ, इस जीवन का अर्थ क्या है, ठीक है। ये जीवन क्यों मिला है हमको। फिजिक्स बात करता है मेजरली इस चीज़ पर, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि तत्व मीमांसा के अकॉर्डिंग मतलब तत्व मीमांसा का एस्पेक्ट क्या है, ठीक है। तो उस चीज़ में आपको ध्यान रखना है कि जो मेटाफिजिक्स होती है वो एक ऐसी ब्रांच है इस फिलॉसफी की जो बात करती है नेचर ऑफ रियलिटी की, और जिसमें जो मेजर क्वेश्चन वो पूछता है सभी से वो ये है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ, इस जीवन का अर्थ क्या है, ठीक है। हम इस संसार में क्यों आए हैं, हमारा गोल क्या है, हम क्या करना चाहते हैं, ठीक है। तो इन सारे एस्पेक्ट पर बात करता है मेटाफिजिक्स। अगला क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन ब्यूटी। तो ब्यूटी क्या होती है, ठीक है। सौंदर्य को परिभाषित कीजिए। तो चलिए सौंदर्य को परिभाषित करते हैं। तो जैसा कि आप सभी ने सुना होगा, ब्यूटी इज़ नॉट इन द फेस, ब्यूटी इज़ इन लाइट इन द हार्ट, ठीक है। तो जो हमारी ब्यूटी होती है वो फेस पर नहीं होती, जो फेस पर ब्यूटी होती है वो कुछ क्षणों के लिए होती है, लेकिन जो हमारे दिल का सौंदर्य होता है वो हमेशा के लिए होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है और ये चीज़ ही आपको लिखनी है, ठीक है। ब्यूटी इज़ कॉमनली डिस्क्राइब्ड एज द फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट दैट मेक्स दीज ऑब्जेक्ट प्लेजरेबल टू परसीव। यानी ब्यूटी एक्चुअल में क्या होती है, जब आप किसी चीज़ को देखते हैं और देखने के बाद वो चीज़ आपके मन और मस्तिष्क में बैठ जाए, ठीक है, दिल में उतर जाए कोई चीज़, तो वही क्या होती है, ब्यूटी। उसी चीज़ में ही ब्यूटी होती है, ठीक है। ब्यूटी टुगेदर विद आर्ट एंड टेस्ट। अगर हम बात करें ब्यूटी की, अगर हम ब्यूटी को आर्ट और टेस्ट के साथ में ऐड कर दें, ठीक है, तो ये एक एस्थेटिक्स बना देती है, वन ऑफ द मेजर ब्रांच ऑफ फिलॉसफी। और ये सारी तीनों चीज़ें मिल करके क्या बनाती हैं, एक मेजर ब्रांच बनाती हैं फिलॉसफी की, जिसे हम एस्थेटिक्स बोलते हैं, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है। और मेजरली ब्यूटी को डिफाइन करने के लिए आपको एक चीज़ याद रखनी है, ब्यूटी इज़ नॉट इन फेस, ब्यूटी इज़ अ लाइट इन द हार्ट, ठीक है। तो ये चीज़ लिखेंगे, आपको काफ़ी सारे नंबर मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, थ्रो लाइट अपॉन चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग मेथड्स, ठीक है। सबसे पहले आप एक चीज़ समझें, चाइल्ड सेंटर्ड मेथड्स क्या होते हैं। चाइल्ड सेंटर्ड मेथड वो मेथड्स होते हैं जिसमें हम बच्चे को सेंटर पे रखते हैं और पूरा जो टीचिंग प्रोसेस है उसको हम उसके आसपास ही रखते हैं, ठीक है। यानी क्लासरूम में बच्चा सेंटर में होता है और टीचर जो होते हैं वो उसकी क्या करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग चीज़ों का निर्माण करते हैं। जैसे अभी तक क्या होता था, पहले के टाइम पे क्या होता था, जो टीचर होते थे वो ऑटोक्रेटिक होते थे, यानी बच्चे का जो मन है उसकी कोई बात नहीं है, लेकिन जो टीचर चाहेगा वही होता था, ठीक है। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, आजकल चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन हो गई है। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में क्या होता है कि जो बच्चे का मन होता है बच्चा उस तरीके से चीज़ों को करता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें चलती हैं। अगर हम बात करें चाइल्ड सेंटर्ड मेथड्स की, तो कौन कौन से मेथड्स आप इसमें लिख सकते हैं। तो पहला मेथड जो आप इसमें लिखेंगे वो है इंक्वायरी बेस्ड मेथड, ठीक है। इंक्वायरी बेस्ड मेथड है। दूसरा है जो हमारा वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, ठीक है। प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, ये जितने भी मेथड्स हैं ये कैसे हैं, चाइल्ड सेंटर्ड मेथड है। तीसरा अगर हम बात करें तो डिस्कवरी लर्निंग, ठीक है। डिस्कवरी लर्निंग भी इसी का पार्ट है। डिस्कवरी लर्निंग के थ्रू भी क्या होता है, बच्चा खुद से ही चीज़ों को डिस्कवर करता है और उनको अपनी मेमोरी में याद रखने की कोशिश करता है, ठीक है। अगला है हमारा केस बेस्ड इंस्ट्रक्शन। कोई केस दे दिया हमने बच्चे को और उससे रिलेटेड हमने कुछ इंस्ट्रक्शंस दे दिए, अब बच्चा उस पूरे केस को सॉल्व करता है और इससे क्या होता है, बच्चे का जो ज्ञान है वो बढ़ता है, ठीक है। अगला आ जाता है हमारा प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, ठीक है। यानी हमने क्या दे दिया, एक प्रोजेक्ट दे दिया बच्चे को, बच्चा प्रोजेक्ट के आसपास चीज़ों को करता है, समझता है और इससे उसकी लर्निंग इन्हेंस होती चली जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि जो चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग है उसमें बच्चे को हम सेंटर में रखते हैं और सारी कंडीशंस को उसी के अकॉर्डिंग मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ मारिया मोंटेसरी इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन के फील्ड में मारिया मोंटेसरी का क्या कंट्रीब्यूशन है,
ठीक है। तो चलिए हम इस चीज़ को समझते हैं कि मारिया मोंटेसरी का क्या कंट्रीब्यूशन है। सबसे पहले अगर हम बात करें मारिया मोंटेसरी की, तो मारिया मोंटेसरी ने बहुत सारी चीज़ें हमारे एजुकेशन सिस्टम को दी हैं, ठीक है। मैनी कंट्रीब्यूशंस टू एजुकेशन सिस्टम बाय मारिया मोंटेसरी। सम अगर हम कुछ की बात करें तो प्रमोटिंग ओपन क्लासेस, ठीक है। ओपन क्लासरूम की बात करते हैं कि बच्चे को केवल क्लासरूम में बांध के ना रखा जाए, उसको बाहर क्लासरूम से बाहर निकलने का भी मौका दिया जाए, ठीक है। साथ ही साथ उन्होंने इनकरेज किया कस्टमाइज लर्निंग को। कस्टमाइज लर्निंग क्या होती है? कस्टमाइज लर्निंग की अगर हम बात करें, कस्टमाइज लर्निंग का मतलब होता है कि बच्चे के अकॉर्डिंग, अगर बच्चा वीक है तो उसी के अकॉर्डिंग उसकी चीज़ों को तैयार किया जाए। अगर बच्चा होशियार है तो उस हिसाब से उसको चीज़ें तैयार करी जाएँ। जैसे क्या होता है, गेम के जो लेवल होते हैं, गेम में अगर हम बात करें लेवल की, तो एक पहले थोड़ा हल्का लेवल आता है, फिर थोड़ा उससे टफ, फिर उससे टफ, इस तरीके से। तो उसी तरीके से वो कहती हैं कि कस्टमाइज लर्निंग की जाए, बच्चे का स्तर जहाँ का है वहाँ से उसको उठाने की कोशिश की जाए और लगातार उसको आगे बढ़ाया जाए, ठीक है। तो इसकी बात ये करती हैं। इसके अलावा मैनिपुलेटिव लर्निंग की बात करती हैं, मैनिपुलेटिव लर्निंग मटेरियल्स बनाने की बात करती हैं कि जिससे क्या हो सके कि हम लर्निंग को इन्हेंस कर सके बच्चे की। तो इन सारी चीज़ों की ये बात करती हैं और साथ ही साथ कुछ नई चीज़ें लेकर के आती हैं क्लासरूम्स के लिए। वो है चाइल्ड फ्रेंडली क्लासरूम, यानी जो भी क्लासरूम हो वो बच्चे के अकॉर्डिंग हो, फ्रेंडली हो, ठीक है। अगला है हमारा कंक्रीट लर्निंग मटेरियल, ठीक है। कंक्रीट लर्निंग मटेरियल्स में यानी बच्चे, क्योंकि बच्चे छोटे हैं तो बच्चे को अगर हम किसी चीज़ के साथ कंक्रीटली, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट अगर हम उसे बताएंगे तो वो उसको समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर हम उसको चीज़ों को कंक्रीट तौर पर दिखाएंगे तो बच्चा उन सारी चीज़ों को जल्दी कैच करेगा, ठीक है। तो उसकी बात करती हैं। और तीसरा प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस की भी बात करती हैं। हालांकि प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस की अगर हम बात करेंगे आगे चल करके तो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस लेकर के आते हैं हमारे स्किनर, लेकिन मारिया मोंटेसरी की जो थ्योरीज हैं उससे भी प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस की शुरुआत होती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। सेक्शन ए आज हमने कंप्लीट किया है, सेक्शन बी को हम अगले लेक्चर में देखेंगे। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, एक चीज़ आपको कमेंट करके बतानी है, वो ये कि ये जो मेथड था क्या वो आपको समझ में आया। क्योंकि ये जो मेथड था, क्योंकि इसमें मैंने बिल्कुल भी लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। आपको सारी चीज़ें मैंने बताई हैं, आपका काम ज़्यादा है इसमें कि आपको सारी चीज़ें समझनी है, सुननी है और उसके बाद अपनी कॉपी पे लिखना है, ठीक है। अगर आपको ये मेथड अच्छा लग रहा है तो ऐसे ही हम इसे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको थोड़ी बहुत परेशानी हो रही है, थोड़ा बहुत आंसर्स को लिखना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि हम इस चीज़ को थोड़ा सा चेंज करें, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। आगे बहुत सारी वीडियोज़ आने वाली हैं जिसमें हम इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, ठीक है।